हेलो गुड इवनिंग। न्यूटन कोचिंग सेंटर के इस यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अर्थात इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। तो चलिए जानते हैं ये क्या होता है और तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कौन कौन से विधि से और कैसे कैसे निकाले जाते हैं। और इसमें हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने के लिए हम लोग ट्रिक का भी इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है क्या। तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनों का विभिन्न कक्षकों में वितरण। इलेक्ट्रॉनों का जो विभिन्न कक्षकों में वितरण होता है उसी को वितरण को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अर्थात इलेक्ट्रॉनों के विभिन्न कक्षकों में जो वितरण होता है उसे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। अब इलेक्ट्रॉनों के विभिन्न कक्षकों में वितरण के लिए कई नियम का प्रयोग किए जाते हैं। कुछ नियम हैं जिसके द्वारा हम लोग इलेक्ट्रॉन को विभिन्न कक्षा में वितरण करते हैं, जैसे अपबाहु का नियम है, पाउली अपवर्जन सिद्धांत है, हुंड का नियम है। इन सब नियमों का प्रयोग करके हम लोग इलेक्ट्रॉन को विभिन्न कक्षा में भरते हैं। तो चलिए हम लोग सबसे पहले जानते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए अपबाहु का नियम क्या होता है और ये क्या कहता है और इसके द्वारा हम लोग तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकालते हैं, चलिए इसे जानते हैं। तो अपबाहु नियम में कहता है, इस नियम के अनुसार से इलेक्ट्रॉन पहले निम्न ऊर्जा स्तरों को घेरते हैं। अर्थात ये नियम में कहता है कि जो सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन है वो सबसे पहले निम्न ऊर्जा स्तर में जाएंगे। फिर यदि निम्न ऊर्जा स्तर के कक्षक अगर भर जाते हैं तब वह उच्च ऊर्जा स्तर में जाते हैं। यानी कि अपबाहु नियम के अनुसार से इलेक्ट्रॉन सबसे पहले निम्न ऊर्जा स्तर में जाएगा और जब वो निम्न ऊर्जा स्तर भर जाएगा तब इलेक्ट्रॉन उससे उच्च ऊर्जा स्तर वाले कक्षक में प्रवेश करेंगे। लेकिन अब बात यहाँ पे ये आता है कि हमको कैसे पता चलेगा कौन से कक्षक का ऊर्जा स्तर निम्न है या फिर कौन से कक्षक का ऊर्जा स्तर उच्च है, हम लोग इसके क्रम को कैसे निकालेंगे। तो अपबाहु ने इसके लिए एक ऊर्जा स्तर का बढ़ता हुआ क्रम भी दिया, जो यहाँ पे लिखा हुआ है कक्षकों की ऊर्जा स्तर का बढ़ता हुआ क्रम है। जैसे 1s 2s 2p ये जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे कक्षकों का जो है ऊर्जा स्तर आगे की ओर, एनर्जी लेवल आगे की ओर बढ़ते जा रहा है। जैसे अगर बात करें तो 1s का जो एनर्जी लेवल है सबसे कम होगा, इससे ज़्यादा एनर्जी लेवल 2s का होगा, इससे ज़्यादा एनर्जी लेवल 2p का होगा। वैसे जैसे जैसे ये आगे की ओर बढ़ेगा वैसे वैसे इसका एनर्जी लेवल बढ़ता चला जाएगा। लेकिन बात यह है कि अगर ये इतना हम लोग याद कैसे करेंगे, अगर याद नहीं होता है तो इसके लिए एक ट्रिक है और ट्रिक के द्वारा हम लोग ये जो एनर्जी लेवल है, जो ऊर्जा स्तर है, इसको हम लोग आसानी से याद रख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे जानते हैं कि वो ट्रिक को हम लोग कैसे निकाल सकते हैं और ट्रिक क्या है। तो चलिए ट्रिक को जानने से पहले हम लोग ये जानते हैं कि ये जो एस पी डी और जो एफ है जो यहाँ पे लिखा हुआ है एस पी डी एफ, तो ये एस पी डी एफ क्या होते हैं, चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए एस पी डी एफ जो है इसको हम लोग बोलते हैं सब सेल, इसको बोलते हैं हम लोग सब सेल बोलते हैं, अर्थात इसको कहते हैं उपकक्षक। देखिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, उपकक्षक बोलते हैं या फिर उपकोष बोला जाता है। सब सेल बोल लीजिए या फिर इसको उपकोष बोल लीजिए। एसपीडीएफ को हम लोग बोलते हैं उपकोष या फिर सब सेल के नाम से जानते हैं। जहां पर एस जो है, ये एस का जो मतलब होता है, एस का मतलब होता है यहाँ पे शार्प। एस का मतलब क्या होता है, शार्प। शार्प मतलब यहाँ पे होता है, शार्प मतलब हो गया तीक्ष्ण। एस का मतलब होता है शार्प, मतलब कि यहाँ पे इसका होता है तीक्ष्ण। और पी जो है, पी का मतलब होता है प्रिंसिपल। यहाँ पर जो पी लिखा है पी का मतलब होता है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल मतलब हो गया यहाँ पे मुख्य। प्रिंसिपल का मतलब क्या हो गया, मुख्य हो गया। ठीक है, प्रिंसिपल का मतलब मुख्य हो गया। और जो यहाँ पे डी है, इस डी का मतलब होता है डिफ्यूज। डी का मतलब क्या होता है, डिफ्यूज। ठीक है, डिफ्यूज मतलब वितरण, इसका मतलब हो गया वितरण। ठीक है, और जो एफ है, एफ का मतलब होता है फंडामेंटल। एफ का मतलब होता है फंडामेंटल। ठीक है, एफ का मतलब होता है फंडामेंटल, मतलब कि
मूल। तो यहाँ पे ASPDF है, इसको हम लोग सब सेल या फिर उपकोष के नाम से जानते हैं। जहां पे जो एस लिखा हुआ रहता है उस एस का मतलब होता है शार्प यानी कि तीक्ष्ण, और पी जो लिखा रहता है पी का मतलब होता है प्रिंसिपल यानी कि मुख्य, और डी जो है डी का मतलब होता है डिफ्यूज यानी कि वितरण, और एफ जो है एफ का मतलब होता है फंडामेंटल मतलब कि मूल। ठीक है, अब ये जो है इसके बारे में जो हम लोग को जो है बढ़िया से जो जानकारी लेना है, इसके लिए हम लोग अगले क्लास में पढ़ते हैं, जिसमें हम लोग को शार्प, प्रिंसिपल, डिफ्यूज और फंडामेंटल के बारे में बढ़िया से बतलाया गया। अभी जो हम लोग को सिर्फ फिलहाल इतना जानकारी रखना है कि ASPDF जो है उसको हम लोग सब सेल बोलते हैं, उपकोष के नाम से जानते हैं। जहां पर एस का मतलब होता है शार्प मतलब तीक्ष्ण, पी का मतलब होता है प्रिंसिपल मतलब कि मुख्य, और डी का मतलब होता है डिफ्यूज मतलब कि वितरण, और एफ का मतलब होता है फंडामेंटल मतलब कि मूल। अब जो ये एस वाला जो सब सेल है, एस वाले सब सेल में जो है हम लोग अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। एस वाले सब सेल में कितने? अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन को रख सकते हैं। और जो पी वाला जो सब सेल है, पी वाले सब सेल में हम लोग अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। फिर उसके बाद जो डी वाला सब सेल है, डी वाले सब सेल में हम लोग 10 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। उसी तरीके से जो एफ वाला सब सेल है इसमें 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये सब क्या है? इलेक्ट्रॉन कितने भरे जा सकते हैं उसके लिए है। तो ए सब सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, पी सब सेल में 6 इलेक्ट्रॉन, डी सब सेल में 10 इलेक्ट्रॉन और एफ सब सेल में 14 इलेक्ट्रॉन। अगर इतना इलेक्ट्रॉन मौजूद है तो इसको बोलते हैं ये फुल फिल इलेक्ट्रॉन है, अर्थात ये जो सब सेल है वो क्या हो जाएगा? फुल फिल कर जाएगा, अर्थात पूर्ण भरित हो जाएगा, एकदम से पूरा भरा हुआ रहेगा। अगर इसका अगर अब हम लोग अगर हाफ फिल लिखते हैं, हाफ फिल के बात करें तो अर्ध भरित, तो अर्ध भरित के लिए यहाँ पे अगर 2 है तो 2 से ये 1 हो जाएगा, ये 6 है तो 6 से 3 हो जाएगा, ये 10 है तो ये 10 से 5 हो जाएगा, 14 है तो ये 14 से 7 हो जाएगा। तो ये आता है हाफ फिल के लिए। हाफ फिल बोले तो ये है अर्ध भरित के लिए। जब सब सेल यानी कि जो कक्षके होते हैं वो अगर आधा भरा हुआ है तो आधा भरने के लिए ये है एस में 1 होने चाहिए, पी में 3 होने चाहिए, और डी में 5 होने चाहिए, और एफ में 7 होने चाहिए। अब ये हाफ फिल हम क्यों बता रहे हैं कि हाफ फिल के लिए इतना जरूरी क्यों है, तो इसको हम लोग आगे जानेंगे कि हाफ फिल यानी कि यहाँ पे लिखने का मतलब क्या है, हाफ फिल से क्या होता है। ठीक है, क्योंकि कोई भी जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरते हैं तत्वों का, तो उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, अगर उसमें या तो वो फुल फिल रहता है तो ज़्यादा स्टेबल रहता है, या फिर हाफ फिल रहता है तो ज़्यादा स्टेबल रहता है। इसलिए यहाँ पे हम फुल फिल और हाफ फिल के लिए लिख दिए हैं। तो ये तो हो गया सब सेल की बात, ASPDF क्या है। अब यह है कि इसके एनर्जी लेवल को हम लोग याद कैसे करेंगे, एनर्जी लेवल जो यहाँ पे अब वाहू नियम में दिए हुआ है उसके लिए ट्रिक क्या है। तो चलिए इसके ट्रिक को हम लोग जानते हैं। तो ट्रिक यहाँ पर ये है, इसके लिए आपको एक छोटा सा चीज याद रखना है। ट्रिक उसके लिए आपको याद रखना है स्कूल स्कूल, फिर पब्लिक स्कूल, स्कूल स्कूल हो जाएगा, फिर पब्लिक स्कूल, फिर डेली पब्लिक स्कूल, फिर फाड़ू डेली पब्लिक स्कूल आपको याद रखने हैं। और जो भी हम लोग लिखेंगे उसको 2 बार लिखेंगे। स्कूल लिखने हैं तो स्कूल भी 2 बार लिखेंगे, पब्लिक स्कूल लिखने हैं तो पब्लिक स्कूल भी 2 बार लिखेंगे, डेली पब्लिक स्कूल लिखने हैं तो वो भी हमको 2 बार लिखेंगे, फाड़ू डेली पब्लिक स्कूल लिखने हैं तो उसको भी हम लोग 2 बार लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा कि अगर यहाँ पे हम ट्रिक बनाते थे, ट्रिक है सबसे पहले लिखने हैं आपको स्कूल, स्कूल का जो पहला वाला एस होता है उसको हम लोग लिख लेंगे। तो ये जो स्कूल है इसको आपको 2 बार लिखना है, स्कूल, फिर लिखने हैं स्कूल, फिर आपको आगे लिखना है पब्लिक स्कूल, पब्लिक मतलब पी, फिर स्कूल, फिर पब्लिक स्कूल, सबको आपको 2 बार लिखते जाने हैं। पब्लिक स्कूल स्कूल, पब्लिक स्कूल, फिर पब्लिक स्कूल, फिर आपको लिख लेना है डेली पब्लिक स्कूल, तो डेली पब्लिक स्कूल, फिर इसको जो है आपको एक बार और लिखने हैं डेली पब्लिक स्कूल, तो ये भी 2 बार हो गया, डेली पब्लिक स्कूल, डेली पब्लिक स्कूल। फिर आपको याद रखने हैं अंतिम वाला जो है वो है फाड़ू डेली पब्लिक स्कूल, या फिर आप इसको रख सकते हैं फर्स्ट डे पब्लिक स्कूल। तो यहाँ पे हो गया फाड़ू यानी कि एफ, फाड़ू डेली पब्लिक स्कूल, फिर इसको आपको एक बार और लिखने हैं फाड़ू डेली पब्लिक स्कूल। तो ये हमारा ट्रिक बन के तैयार हो गया। अब यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान रखने हैं,
जो एस सब सेल है, ये आपको सबसे ज्यादा जरूरी है इस चीज को याद रखना, जो एस सब सेल है वो 1 नंबर ऑर्बिटल से शुरू होता है। 1 नंबर कक्षक से शुरू होता है कौन? एस सब सेल। और 2 नंबर कक्षक से शुरू होता है पी सब सेल। पी सब सेल कहां से शुरू होगा? 2 नंबर कक्षक से शुरू होगा, ये ध्यान में रखने हैं। और जो डी नंबर कक्षक है ये 3 नंबर से शुरू होगा। जो डी नंबर सब सेल है वो 3 नंबर कक्षक से शुरू होता है। और जो एफ सब सेल है ये 4 नंबर कक्षक से शुरू होता है। ये आपको एकदम से ध्यान में रखने हैं कि एस सब सेल जो है वो 1 नंबर कक्षक से शुरू होगा, जो पी सब सेल है वो 2 नंबर कक्षक से शुरू होगा, जो डी सब सेल है वो 3 नंबर कक्षक से शुरू होगा, और जो एफ सब सेल है वो 4 नंबर कक्षक से शुरू होगा। तो यहाँ पर देखिए जो एस है इसको आपको 1 नंबर से शुरू करना है। कितने से शुरू करना है? 1 नंबर से शुरू करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1s, 1 के बाद यहाँ पे आ जाएंगे 2s, और 2s के बाद यहाँ पे आ जाएंगे 3s, 4s। इस तरीके से आपको नंबरिंग कर देने हैं। 4s के बाद यहाँ पर आ जाएंगे 5s, 5x के बाद आ जाएंगे यहाँ पे 6s, 6s के बाद आ जाएंगे यहाँ पर 7s, और 7s के बाद यहाँ पर आ जाएंगे आपको 8s। यानी एस वाले जितने हैं उसको उसमें हम नंबरिंग लगा दिया। अब एस के बाद आता है पी। तो यहाँ पर देखिए जो पी है वो कितने कक्षक से शुरू होंगे? 2 नंबर कक्षक से। अर्थात पी सब सेल जो है वो 1 नंबर कक्षक में मौजूद नहीं होते, वो 1 में नहीं होंगे। तो इसको हम लोग कितना से शुरू करेंगे? 2 नंबर से शुरू करेंगे। तब पी कितना से शुरू होगा? 2, क्योंकि ये 2 नंबर कक्षक से ही सब मौजूद होते हैं। तो यहाँ पे हो जाएंगे 2, 2 के बाद यहाँ पर 3, 3 के बाद यहाँ पे हो जाएंगे 4, 4 के बाद 4p के बाद यहाँ पे हो जाएंगे ये 5p, 5p के बाद यहाँ पे हो जाएंगे आपको 6, 6 के बाद यहाँ पे आपको p वाले हो जाएंगे ये 7p। तो यहाँ पे हो गए 7। अब s और p को कर लिए, अब हम लोग करते हैं d वाले को। तो यहाँ पर देखिए जो d वाले सब सेल है वो कितना से शुरू होता है? 3 नंबर ऑर्बिटल से शुरू होता है, 3 नंबर कक्षक से शुरू होता है। तो जो d जो है उसका हम लोग काउंटिंग कितना से प्रारंभ करेंगे? 3, क्योंकि ये 3 नंबर ऑर्बिटल से शुरू होता है d सब सेल। तो यहाँ पे हो जाएंगे ये 3, यहाँ पे हो जाएंगे आपको 4 यानी 3d, 4d, 4d के बाद यहाँ पे हो जाएगा 5d, 5d के बाद ये हो गया आपका 6d। अब एस पी डी सब सेल का हम लोग नंबरिंग कर लिए। उसके बाद अब आता है एफ। तो यहाँ पे ध्यान देने, जो एफ सब सेल है वो 4 नंबर ऑर्बिटल से शुरू हो रहा है, 4 नंबर कक्षक से शुरू हो रहे हैं। तो जो एफ है वो 4 से शुरू होंगे, यहाँ पे हो जाएंगे 4f, और यहाँ पर हो गया आपका 5f। तो इस तरीका से आपका एनर्जी लेवल बन के हो गया तैयार। अब आपको ये आगे जो है ये आपका बढ़ते क्रम में चले जाएगा, कुछ आपको इधर उधर सजाने की जरूरत नहीं है। ये आपका एक क्रम निकल करके आ गया। ये इस तरीका से आप क्या कर सकते हैं? आसानी से एनर्जी लेवल को ट्रिक के माध्यम से आप याद रख सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लोग लिखे हुए थे 1s, 1s के बाद 2s, 2s के बाद 2p। तो यहाँ पर देखिए 1s, 1s के बाद 2s, 2 के बाद 2p, 2p के बाद 3s, 3p। यहाँ पर देखिए 3s, 3p, 4s, 5s। उधर भी देखिए यहाँ पे 4s हो जाएंगे। ठीक है, इस तरीका से ये आगे की ओर क्या होते रहेंगे? बढ़ते रहेंगे। ये हम लोग यहाँ पर अब जान लिए कि ये ट्रिक से मतलब कि कैसे हम लोग ये एनर्जी लेवल को लिख सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे अब बाहु नियम से हम लोग निकाल सकते हैं। ये तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग अब बाहु नियम से निकालते हैं। इसके एग्जाम्पल को देखते हैं। जैसे पहला तत्व है हाइड्रोजन। तो अब बाहु नियम में हम लोग देखें कि अब बाहु नियम कहता है कि सबसे पहले तत्व का जो इलेक्ट्रॉन है वो सबसे पहले कम एनर्जी लेवल में जाता है। उसके बाद जब कम एनर्जी लेवल वाला ऑर्बिटल भर जाता है तब उसे उच्च वाले एनर्जी लेवल में जाता है। तो यहाँ पे हम लोग उसका एनर्जी लेवल लिख के रखे हैं, और एनर्जी लेवल कैसे लिखा जाता है ट्रिक से वो हम बता दिए हैं। तो अब यहाँ पर देखिए फर्स्ट में है 1s। तो यहाँ पे हाइड्रोजन के लिए तो सबसे पहले लिखेंगे 1s। और s वाला जो सब सेल होता है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है। तो ये हो जाएगा 1s1। ये हो गया हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। फिर उसी तरीके से यहाँ पे हम लोग लिथियम का लेते हैं। तो लिथियम का कितना है? 3 है। तो लिथियम का 3 है। तो यहाँ पे सबसे पहले
जो लोअर एनर्जी लेवल है उसमें इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे 1s। तो s में कितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं? 2। तो इसमें हम लोग डाल देंगे 2 इलेक्ट्रॉन। लेकिन हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन था, 2 इलेक्ट्रॉन डाल दिया, अब एक और इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, तो जस्ट अब इसके आगे वाला एनर्जी लेवल को लेंगे, क्योंकि जैसे जैसे पीछे वाला हमारा एनर्जी लेवल भर जाएगा तब हम लोग आगे वाले एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन को भरते जाएंगे। तो 1s के बाद यहाँ पर हम लोग लेंगे 2s, और 2s में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे? इसमें भी अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, लेकिन हमारे पास इलेक्ट्रॉन एक ही बचा हुआ है क्योंकि टोटल 3 इलेक्ट्रॉन है। तो 2 इलेक्ट्रॉन 1s में आ गया, बचा 1 इलेक्ट्रॉन है तो वो आ जाएगा 2s1 में। तो इस तरीके से ये लिथियम का ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। अब यहाँ पे हम लोग कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हैं, कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, तो कार्बन के पास टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 6। तो सबसे पहला जो एनर्जी लेवल में आएगा वो आएगा हमारा 1s। तो यहाँ पे आ गया 1s, और s में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहाँ पे आ गया 2 इलेक्ट्रॉन। फिर उसके बाद 1s के बाद आता है 2s, तो यहाँ पे आ गया 2s, और s में भी 2 इलेक्ट्रॉन डाले जाते हैं, तो यहाँ पे डाल दिए 2। तो 2 2 4 गो इलेक्ट्रॉन हो गया। अभी भी हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, तो अब इसके आगे वाला एनर्जी लेवल को लेंगे, वो है 2p। तो यहाँ पे हो जाएंगे 2p और ये हो जाएंगे 2। तो यहाँ पे कार्बन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो हो गया 1s², 2s² और 2p2 हो गया। अब हम बतलाए थे कि s में जो है पूर्णतः यानी कि जब s भरा हुआ रहता है तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, और p भरा हुआ रहता है तो इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। लेकिन जब s का अर्ध भरित करते हैं, हाफ फिल करते हैं, तो s में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं और p में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अगर ये s जो है 1 इलेक्ट्रॉन अगर p को दे देता है, s क्या करता है 1 इलेक्ट्रॉन अगर p को दे देता है तो p भी अर्धभरित हो जाएगा और s भी अर्धभरित हो जाएगा, और इस स्थिति में जो कार्बन है वो ज़्यादा स्टेबल में रहेगा। तो अब ये क्या करता है, ये जो 2s2 है ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन p को दे देगा। p को इसलिए दिया जाएगा क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन देने के बाद p अर्धभरित हो जाएगा और s भी अर्धभरित में रह सकता है। अगर वैसा स्थिति होता है कि जब 1 इलेक्ट्रॉन देने से ना ही उसके आगे वाला ऑर्बिटल ना ही पूर्ण भरित हो रहा है और ना ही अर्धभरित हो रहा है, तो उस स्थिति में इलेक्ट्रॉन ये नहीं देगा। लेकिन अभी क्या है कि अब अगर ये s 1 इलेक्ट्रॉन ये p को दे देता है तो ये p क्या हो जाएगा, अर्धभरित हो जाएगा, क्योंकि p में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन रहते हैं तो अर्धभरित के लिए 3 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो अब यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1s2, और ये 1 इलेक्ट्रॉन p को दे देगा तो ये हो जाएगा 2p3, और ये हो जाएगा 2s1 हो जाएगा। तो ये जो है कार्बन का ये जो नीचे वाला है ये इसका होता है वास्तविक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, और ये जो है कार्बन का ये होता है अपेक्षिक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो हमेशा हम लोग जब 1 इलेक्ट्रॉन के लेन देन से अगर कोई ऑर्बिटल पूर्ण भरित हो जाता है या फिर अर्धभरित हो जाता है तो 1 इलेक्ट्रॉन का वहाँ पे हम लोग दे देते हैं और उसको अर्धभरित या पूर्ण भरित अवस्था में लिख देते हैं। तो कार्बन का ये नीचे वाला वास्तविक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। अब ये 2s बाहर इसलिए कर दिए हैं क्योंकि 2s का एनर्जी लेवल क्या है, कम है, 2p का एनर्जी लेवल क्या है, ज़्यादा है। तो जब भी अगर कोई दूसरा कोई इलेक्ट्रॉन इसको देने आता है तो अब बाहु नियम के अनुसार से सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाते हैं, लोअर एनर्जी लेवल में। तो बाहर से अगर कोई इलेक्ट्रॉन देने आता है तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कौन लेगा, 2s लेगा, तब इलेक्ट्रॉन बचेगा तो फिर 2p लेगा। इसलिए हम लोग 2s को कहाँ लिखते हैं, बाहर लिख दिए, क्योंकि इसका एनर्जी लेवल कम है। अगर कोई इलेक्ट्रॉन देने आता है तो सबसे पहले s लेगा क्योंकि s का एनर्जी लेवल कम है। अब यहाँ पे देखिए उसी तरीके से यहाँ पे नाइट्रोजन का हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं। तो नाइट्रोजन के पास कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 7। तो फिर से यहाँ पे हम लोग ये एनर्जी लेवल का प्रयोग करते हुए अब बाहु नियम से नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे। तो सबसे पहले आ जाएगा 1s, और 1s में कितने इलेक्ट्रॉन डालेंगे, 2। फिर 1s के बाद क्या आ जाएंगे, 2s। तो 2s लिखेंगे और इसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन डालेंगे, 2। हमको टोटल कितने इलेक्ट्रॉन डालने हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन डालने हैं 7। तो 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन हुआ। अब 2s के बाद जो है वो कितने हो जाएंगे, 2p हो जाएंगे। तो यहाँ पे हो जाएंगे 2p। तो 2 और 2 4 और 4 और इसमें डाल देंगे 3, ये हो गया 7।
तो यहाँ पे हो गया 2 2 4 और 3 7 हो गया। तो ये हो गया नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब यहाँ पर p अर्धभरित है, कोई दिक्कत नहीं है, और s भी क्या है, पूर्ण भरित है। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन इसको नहीं देगा s, क्योंकि जब s एक इलेक्ट्रॉन इसको देता है तो देने के बाद ये क्या हो जाएगा कि ये अर्धभरित से एक ज़्यादा हो जाएगा। उस स्थिति में ये और ज़्यादा अनस्टेबल हो जाएगा। तो वैसे परिस्थिति में ये एक इलेक्ट्रॉन इसको नहीं देगा। जब ये पूर्ण भरित या अर्धभरित नहीं होने वाला होगा तो इलेक्ट्रॉन नहीं दिए जाएंगे। इलेक्ट्रॉन उसी स्थिति में दिए जाते हैं जब एक इलेक्ट्रॉन देने से या तो वो पूर्ण भरित हो जाता है या फिर वो अर्धभरित हो जाता है। चलिए अब उसी तरीके से सोडियम का हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं। तो सबसे पहले एनर्जी लेवल लिखेंगे 1s, और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन डालते हैं तो 2 डाल देंगे। टोटल हमको 11 इलेक्ट्रॉन डालने हैं। फिर 1s के बाद आ जाएंगे यहाँ पे 2s, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन डाल देंगे। उसके बाद आ जाएंगे 2p, p में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन डाल देंगे। तो यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रॉन हो गया 2 2 4 4 और 6 10 हो गया, लेकिन हमको 11 को इलेक्ट्रॉन डालने, अब भी एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है। तो 2p के बाद अगला कौन सा ऑर्बिटल है, 3s है। तो यहाँ पर लेंगे हम लोग 3s, और s में 2 डाल सकते हैं, लेकिन हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है तो एक ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हम लोग डाल देंगे। तो ये हो गया 3s1। तो यहाँ पर ये हो गया सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। अब यहाँ पर देखिए हम लोग कैल्शियम का निकालते हैं। तो कैल्शियम का कितना हो जाएगा, कैल्शियम के लिए टोटल 20 इलेक्ट्रॉन है। तो सबसे पहला एनर्जी लेवल लेंगे 1s, इसमें 2 डालेंगे। 1s के बाद भर गया तब कौन आएगा, 2s आएगा, इसमें भी 2 डालेंगे। 2s भर जाने के बाद कौन आएगा, 2p आएगा, इसमें हम लोग 6 डालेंगे। फिर उसके बाद 2p के बाद क्या आएगा, 3s आएगा। तो 3s इसमें भी हम लोग 2 डाले। 3s के बाद क्या है, 3p आया। तो 3p में भी हम लोग आएगा, p में कितने डालेंगे, 6 डालेंगे। अब देखते हैं कितना इलेक्ट्रॉन हुआ। तो 2 2 4 4 6 10 10 2 12 12 6 18 हो गया 3p तक। तो 3p के बाद अगला एनर्जी लेवल कौन सा है, 4s है। भले ही ये 3p वाला यानी कि 4s के बाद 3d आता है, लेकिन एनर्जी लेवल के अनुसार से 3d का एनर्जी लेवल क्या होता है, ज़्यादा होता है, और 4s का एनर्जी लेवल कम होता है। तो ये तीसरा वाला ही कक्षा है, लेकिन इससे ज़्यादा एनर्जी लेवल 4s का होता है। इसीलिए यहाँ पे पहले इलेक्ट्रॉन 4s में भरेंगे, फिर 3d में जाएंगे। तो यहाँ पर पहले क्या आएंगे, एनर्जी लेवल के अनुसार से पहले 4s आएंगे, और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन डाले जाएंगे। तो ये टोटल 20 इलेक्ट्रॉन हो गया। 2 2 4 6 10 2 12 6 18 18 और 2 20। तो ये कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। अब यहाँ पर क्रोमियम है जिसका इलेक्ट्रॉनों की संख्या 24 है। तो चलिए इसका भी हम लोग निकालते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा, सबसे पहले हो जाएगा 1s। तो 1s में कितने हो जाएंगे, 2। 1s के बाद 2s, इसमें भी 2। 2s के बाद 2p, इसमें भी यानी कि 6 हो जाएंगे। इसके बाद आ जाएंगे 3s, इसमें भी 2। उसके बाद 3p, इसके बाद इसमें क्या आ जाएंगे, 6। इसके बाद यहाँ पर आएंगे 4s, और इसमें भी 2। तब 4s के बाद आएगा आपका कौन चीज, 3d। 4s के बाद क्या आएंगे, 3d आएंगे। तो देखते हैं यहाँ तक कितना हुआ, 2 2 4 6 10 10 2 12 12 6 18 18 2 20, और यहाँ पे कितना बचा हुआ है, 4 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है। तो 3d कितना हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। 3d 4 हो जाएंगे। तो d जो ऑर्बिटल होते हैं, d जो सबसेल होते हैं, उसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने डाल सकते हैं, 10। तो 10 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो d के फुल फिल के लिए होते हैं। तो हाफ फिल के लिए कितने हो जाएंगे, 5। तो इस स्थिति में अगर ये 4s एक इलेक्ट्रॉन 3d को दे देता है तो s भी हाफ फिल में रह सकता है, क्योंकि s में एक अर्धभरित इलेक्ट्रॉन होते हैं, और d में अगर 5 इलेक्ट्रॉन है तो वो अर्धभरित हो जाएंगे। तो अब क्या करेगा, 4s एक इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, 3d को दे देगा, जिसमें ये हो जाएगा 3d5, जिसमें ये हो जाएंगे पूर्ण यानी कि अर्धभरित हो जाएंगे। तो अब इस स्थिति में क्या करेगा, यहाँ पर ये हो जाएंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, और एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा तो ये हो जाएगा 3d5, और ये हो जाएगा 4s1 हो जाएगा। तो क्रोमियम का जो ये नीचे वाला है ये इसका वास्तविक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, और ये इसका अपेक्षिक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो हम लोग हमेशा वास्तविक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं, और ये वास्तविक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऐसा वाला जो है हमेशा अपेक्षिक उसमें होता है, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन के लेन देन से या तो वो पूर्ण भरित होने वाला रहता है या फिर अर्धभरित होने वाला रहता है। उसी स्थिति में ऐसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आता है। अब यहाँ पर चलिए एक और देख लेते हैं आयरन का, जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जिसकी इलेक्ट्रॉन की संख्या 26 है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल करके देख लेते हैं। तब यहाँ पर आ जाएंगे 1s2, फिर इसके आगे वाला एनर्जी लेवल आ जाएंगे 2s2, फिर 2p6, फिर
2p के बाद आ जाएंगे 3s2, फिर 3p6, फिर आ जाएंगे 4s2। तो यहाँ तक देखिए टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हुआ, 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20। अभी हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, 6 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है। तो 4s के बाद क्या है, 3d है, तो 3d एनर्जी लेवल लेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 3d और यहाँ पे डाल देंगे 6। तो ये हो गया आयरन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब इस स्थिति में ये 4s जो है एक इलेक्ट्रॉन 3d को नहीं देगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन देने से जो d और वाइटल है 3d, ना ही ये पूर्ण भरित हो रहा है और ना ही अर्ध भरित हो रहा है इस स्थिति में, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन इसको नहीं देगा। तो इस तरीका से जो है हम सारे तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आसानी से लिख सकते हैं अपबाहु नियम से। अब इसमें आता है कि कैसे हम लोग इसको, यानी कि इसमें नोबेल गैसेस का प्रयोग करके, अक्रियाशील गैस का प्रयोग करके कैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा जाता है। तो नोबेल गैस का प्रयोग करके कैसे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे, इसके लिए हम लोग अगले वीडियो में जानेंगे। तो इसके लिए जो है अगर आपको नहीं समझ में आया तो एक बार और आप लोग पुनः वीडियो को देखेंगे, बढ़िया से समझ में आ जाएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ।